नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के 9 साल पूरे हुए। ICG ने केरल तट पर जलते हुए कार्गो जहाज को नियंत्रित करने के लिए अभियान तेज किया। भारत ने मुख्य कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क BCD 20% से घटाकर 10% किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एंटी रैगिंग विनियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। FAO ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा 2025 रिपोर्ट जारी की। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई। ILO के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। ILO के ILOSTAT डेटाबेस नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो 94 करोड़ से अधिक है। इसमें पिछले एक दशक में 45% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आइए अब ये जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण क्या है। इसकी परिभाषा को देखें तो सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी वह संरक्षण है जिसे कोई समाज व्यक्तियों एवं परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय संबंधी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान करता है। इसे विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, कार्यस्थल पर चोट लगने या मातृत्व के मामलों में प्रदान किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। इन स्तंभों में सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार कार्यक्रम शामिल है, जो आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता में मदद करते हैं। वहीं अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलों की, तो इसमें पहली है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM के तहत वृद्धावस्था संरक्षण, जिसमें 18 से 40 वर्ष के लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान प्रदान किया जाता है। अगली पहल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष के लाभार्थी को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तीसरी है अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 वर्ष के लाभार्थी 1000 से 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत 18 से 70 वर्ष के लाभार्थी पात्र होते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के 9 साल पूरे हुए। PMUY एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है जो ग्रामीण और वंचित परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG कनेक्शन प्रदान करके उन्हें खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के बारे में। ये 2016 में शुरू की गई थी। इसका मंत्रालय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों जो खाना पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें LPG जैसा स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ ही उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ PMUY योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 1.6 करोड़ LPG कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक एक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग MBC, अंत्योदय अन्न योजना AAY, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध परिवार से हो। उपलब्धियों की बात करें तो मार्च 2025 तक पूरे भारत में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। साथ ही LPG वितरकों की कुल संख्या 2014 में 13,896 थी, जो 2024 में बढ़कर 25,481 हो गई है। यह 83% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। ICG ने केरल तट पर जलते हुए कार्गो जहाज को नियंत्रित करने के लिए अभियान तेज किया।
भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी केरल के पास समुद्र में आगजनी की दुर्घटना से ग्रस्त जहाज के चालक दल को बचाने और जहाज को खींचने यानी टो करने के लिए राहत अभियान चला रहा है। यह जहाज भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजी में आ गया था। इससे पहले भी पिछले महीने एक कंटेनर जहाज केरल तट के पास डूब गया था। इससे खतरनाक रसायन का तट के करीब रिसाव हो गया था। इस वजह से समुद्री आपदाओं व सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। आइए अब समुद्री नौवहन से जुड़ी आपदाओं के जोखिम भी जान लेते हैं। इसमें पहला है समुद्र और उसके खतरे। कुछ खतरे पूर्वानुमानित होते हैं, जैसे तूफान, बर्फबारी आदि, तथा कुछ खतरे अप्रत्याशित हो सकते हैं, जैसे सुनामी, कोई पनडुब्बी या डूबा हुआ मलबा, समुद्री माइंस आदि। आपको बता दें कि जल डबरू मध्य और समुद्री चैनल्स जैसे पनामा, स्वेज नहर में खतरे अधिक होते हैं, क्योंकि उथले जल में कई जहाजों का मलबा होता है। अगला जोखिम है जहाज की स्थिति। पुराने और तकनीकी रूप से पिछड़े जहाजों तथा अधिक भार वाले फेरी जहाजों की संख्या बढ़ने से जोखिम बढ़ता है। तीसरा है नए जोखिम उत्पन्न होना, जैसे खतरनाक रासायनिक उत्पादों, खतरे वाले उत्पादों, परमाणु अपशिष्ट, विस्फोटक सामग्री, पनडुब्बियों और हथियारों का परिवहन। अब अन्य कारक देखें तो इसमें मानवीय त्रुटि, युद्ध, समुद्री डकैती, आतंकवाद आदि शामिल है। आइए अब इसके परिणाम भी देख लेते हैं। समुद्री प्रदूषण यानी तेल रिसाव, जैव विविधता की हानि, जहाजों के बैलास्ट, जल का संदूषण आदि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वहीं रसायनों या तेल के संपर्क में आने पर सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर बात करें आर्थिक नुकसान और सुरक्षा की, तो समुद्री तटों को नुकसान पहुंचता है। समुद्र तटों की सफाई पर व्यय बढ़ जाता है, तटीय आजीविका का नुकसान होता है, पर्यटन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है आदि। आइए अब खबर को समाप्त करने से पहले संबंधित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है बंकर कन्वेंशन 2001। इस कन्वेंशन के तहत जहाज के मालिकों को बंकर तेल से हुए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और अनिवार्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है। दूसरा है रेक रिमूवल कन्वेंशन 2007। इस कन्वेंशन के तहत पक्षकारों को यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि वे समुद्र में डूबे ऐसे जहाजों के मलबे को हटा सकते हैं जो नौवहन सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा करते हैं। अगला है HNS कन्वेंशन 1996। इसका उद्देश्य नुकसान, सफाई की लागत तथा पुनर्स्थापन उपायों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना है। और आखिरी है मारपोल यानी MARPOL कन्वेंशन 1973। यह समुद्री जहाजों से होने वाले प्रदूषण, विशेष रूप से तेल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी कन्वेंशंस में से भारत केवल मारपोल कन्वेंशंस का पक्षकार है। भारत ने मुख्य कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क यानी BCD 20% से घटाकर 10% किया। कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क में कटौती कुछ वजहों से की गई है। पहला, देश में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए, और दूसरा, देश में कच्चे तेल के रिफाइनिंग सेक्टर को मजबूत और उसका कायाकल्प करने के लिए। अब बात करते हैं भारत में खाद्य तेलों की। खाद्य तेल मुख्य रूप से वनस्पति तेल होते हैं। कच्चे वनस्पति तेल में से अनावश्यक तत्वों को हटाने के लिए उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। खाद्य तेलों को मनुष्य के उपभोग लायक बनाने के लिए उन्हें रिफाइनिंग प्रक्रियाओं से भी गुजारा जाता है। इन प्रक्रियाओं में तेल का न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग और गंधहीन करना शामिल है। आपको बता दें कि कच्चे खाद्य तेल के न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ है फ्री फैटी एसिड को हटाना। भारत में 9 प्रमुख खाद्य तेल फसलें मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड यानी राम तिल, अरंडी और अलसी हैं। तो भारत में खाद्य तेल की स्थिति क्या है? कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वैश्विक तिलहन उत्पादन क्षेत्र का लगभग 15 से 20% क्षेत्र भारत में है। वैश्विक वनस्पति तेल उत्पादन में भारत की 6 से 7% की हिस्सेदारी है, लेकिन वैश्विक खाद्य तेल की 9 से 10% खपत भारत में होती है। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत वनस्पति तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत में आयातित सभी खाद्य तेलों में पाम ऑयल का हिस्सा लगभग 57% है। इसके बाद 29% की हिस्सेदारी के साथ सोयाबीन तेल और 14% की हिस्सेदारी के साथ सूरजमुखी का स्थान है। साथ ही देश में कुल तिलहन उत्पादन में 92% योगदान 9 प्रमुख तिलहनी फसलों का है।
इनमें सोयाबीन, रेपसीड और सरसों तथा मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन का 34%, रेपसीड और सरसों का 31% तथा मूंगफली का योगदान 27% है। अब भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें भी जान लेते हैं। पहली, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEOOP। इसे 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। और दूसरी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और ऑयल पाम NFSMOS&OP। यह मिशन 2018-19 में शुरू किया गया था। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि 9 प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा ऑयल पाम और वृक्ष से प्राप्त तिलहनों के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एंटी रैगिंग विनियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। हाल ही में UGC ने उन कई उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEIs को नोटिस जारी किया है जो एंटी रैगिंग पर UGC विनियम 2009 का पालन करने में विफल रहे हैं। इन संस्थानों को 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। रैगिंग वास्तव में मौखिक या लिखित रूप में या किसी क्रियाकलाप के माध्यम से किया गया ऐसा कोई भी दुराचार है जिसका उद्देश्य किसी फ्रेशर या जूनियर विद्यार्थी को तंग करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना या उसे अपमानित करना है। आइए UGC एंटी रैगिंग विनियम 2009 के मुख्य प्रावधान जानते हैं। इसमें पहला है दाखिले से पहले नियम बताना। संस्थानों को प्रवेश से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स में एंटी रैगिंग चेतावनी शामिल करनी होगी। साथ ही उन्हें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी लेना होगा। अगला है दाखिले के समय फ्रेशर विद्यार्थियों को उनके अधिकारों का उल्लेख करने वाला व्यापक विवरणी यानी लीफलेट प्रदान करना होगा। साथ ही इन विद्यार्थियों को सीनियर्स के साथ संयुक्त जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। तीसरा है समितियों की स्थापना और उनके कार्य। 3 प्रमुख संस्थाओं की अनिवार्य रूप से स्थापना करनी होगी। इन संस्थाओं में एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वाड और रैगिंग निगरानी सेल शामिल है। चौथा है नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करना। रैगिंग में शामिल विद्यार्थियों का संस्थान से निलंबन, निष्कासन या जुर्माना लगाना जैसे दंड शामिल किए गए हैं। अगर भारत में एंटी रैगिंग से संबंधित अन्य उपाय देखें तो इसमें पहला है एंटी रैगिंग निगरानी समिति। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत गठित इस समिति का उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकना है। फिर है राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन के माध्यम से रैगिंग से संबंधित प्रश्नों, शिकायत पंजीकरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अगला है राघवन समिति 2007। इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी थी, जैसे रैगिंग को दंडात्मक अपराध बनाया जाए, रैगिंग को रोकने की सामूहिक जिम्मेदारी फैकल्टी और कर्मचारियों पर डालनी चाहिए तथा रैगिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एंटी रैगिंग संस्था होनी चाहिए। और आखिरी है 2009 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसके तहत टोल फ्री एंटी रैगिंग हेल्पलाइन या कॉल सेंटर स्थापित करना चाहिए। रैगिंग को रोकने के लिए निगरानी एजेंसी के रूप में एक स्वतंत्र गैर सरकारी एजेंसी की सेवा लेनी चाहिए आदि। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। FAO ने विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में गहरे समुद्र की प्रजातियों के सामने आने वाली विशेष संधारणीयता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। इन प्रजातियों की देर से परिपक्वता, धीमी वृद्धि, लंबा जीवन काल, कम मृत्यु दर और अनियमित प्रजनन के कारण उन्हें कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रिपोर्ट में अतिमत्स्य के साथ साथ अवैध, असूचित और अनियमित यानी IUU मत्स्य को भी प्रमुख चिंताओं के रूप में उजागर किया गया है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। गहरे समुद्र की केवल 29% मत्स्य प्रजातियां ही संधारणीय तरीके से पकड़ी जा रही हैं। इस वजह से ये प्रजातियां अत्यधिक असुरक्षित हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर 64.5% मत्स्य भंडारों का संधारणीय स्तरों पर दोहन किया जा रहा है, जबकि 35.5% मत्स्य भंडार अति मत्स्य के शिकार हैं। साथ ही अत्यधिक प्रवासी शार्क मत्स्य भंडारों में से आधे से अधिक को असतत माना जाता है। इनमें 23 आकलित शार्क मत्स्य भंडारों में से 43.5% का अति मत्स्य होता है। आपको बता दें कि मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौता 3 प्रमुख प्रतिबंध लगाता है।
पहला, IUU मत्स्यन में शामिल जहाजों या ऑपरेटर्स के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, जब तक अति मत्स्यन किए गए यानी ओवरफिश्ड मत्स्य भंडारों को स्तर तक पुनर्स्थापित करने के उपाय नहीं किए जाते तब तक मछली पकड़ने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाता है। और तीसरा, तटीय देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन की निगरानी से परे मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है। चलिए खबर के अंत में IUU मत्स्यन के बारे में भी जान लेते हैं। IUU मत्स्यन एक व्यापक शब्दावली है जिसमें मछली पकड़ने की कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। ये गतिविधियां खुले समुद्र में और राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों दोनों जगह होती हैं। अवैध मत्स्यन में किसी देश के जल क्षेत्र में बिना अनुमति के या राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके मछली पकड़ना शामिल है। तो वहीं असूचित मत्स्यन मछली पकड़ने की जानकारी राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नहीं देना या गलत जानकारी देना जिससे राष्ट्रीय विनियमों का उल्लंघन होता है। और अविनियमित मत्स्यन के अंतर्गत ऐसे जहाजों द्वारा मछली पकड़ने को शामिल किया जाता है जो राज्य विहीन है या ऐसे देश जो क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों के सदस्य नहीं है और जो संरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लोकपाल की पूर्ण पीठ ने अपना नया आदर्श वाक्य मोटो अपनाया है। यह मोटो है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण यानी एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। आपको बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना की गई है। नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास का भारतीय कर्मचारी शेंगेन वीजा के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करता पकड़ा गया है। शेंगेन क्षेत्र में कुल 29 देश शामिल हैं। इनमें यूरोपीय संघ यानी EU के 25 सदस्य देश तथा 4 ऐसे देश शामिल हैं जो EU के सदस्य नहीं हैं। ये 4 देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकनस्टाइन। भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी 22वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलान बटोर पहुंची है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 14 से 28 जून 2025 तक किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने की कोई योजना नहीं है। MDR वह शुल्क है जो बैंक व्यापारियों से रियल टाइम में पेमेंट प्रोसेस करने के बदले लेते हैं। भारत ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स नेविगेशन IALA के उपाध्यक्ष के रूप में भारत के नीस में आयोजित IALA परिषद के दूसरे सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। 2024 में ये संस्था आधिकारिक तौर पर एक गैर सरकारी संगठन से एक अंतर सरकारी संगठन यानी IGO में बदल गई। भारत ने यूरोपीय संघ EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM पर गहरी आपत्तियां व्यक्त की हैं। ये यूरोपीय संघ का एक साधन है जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं पर कर लगाना है। गंगोत्री में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन BESZ के भीतर एक ठोस अपशिष्ट दहन करने वाली मशीन की स्थापना ने सामाजिक कार्यकर्ता समूह को चिंतित किया है। ये पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जो संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों के आसपास स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। हाल ही में दक्षिण कश्मीर में यूरेशियन ऊदबिलाव की एक दुर्लभ उपस्थिति देखी गई है। यह एक अर्ध जलीय स्तनधारी जीव है जो यूरेशिया और अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में पाया जाता है। फ्रांस की AI स्टार्टअप मिस्ट्रल ने यूरोप का पहला रीजनिंग बेस्ड लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs AI सिस्टम है। ये मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करते हैं। हाल ही में दुर्लभ मेजर लूनर स्टैंडस्टिल घटना देखी गई। यह स्ट्रॉबेरी मून के साथ आकाश में एक अद्भुत चंद्र दृश्य के रूप में प्रकट हुई। जून की पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। यह नाम उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी की फसल के मौसम पर आधारित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।